So now let's get started with the genetic foundations. Perhaps the most remarkable property of living cell and organism is their ability to reproduce themselves for countless generations with a nearly perfect fidelity. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी ये होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर सकते हैं और ये वो काउंटलेस जनरेशन्स तक ये कर सकते हैं. So this continuity of inheriting trait implies constancy over million of years. तो अब जो हमारे इनहेरिटेंस हैं, जो हमारे इनहेरिटेंट ट्रेट हैं, जो हमारे जीन्स हैं, वो कांस्टेंट हैं ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स. वो क्या है? कांस्टेंट है. इन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो मॉलिक्यूल्स जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं. वेरी फ्यू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ सिविलाइजेशंस, इवन दोज इच्ड इन कॉपर और कार्व्ड इन स्टोन, हैव सर्वाइव्ड फॉर 1000 of years. हमको एविडेंस मिले हैं पुरानी सिविलाइजेशन के जो कि कार्व्ड स्टोन्स में मिले. हम मतलब उससे भी हमें एक अच्छा खासा आइडिया ये मिल जाता है कि हमने बहुत 1000 of years सर्वाइव किया है. But there is good evidence that the genetic instructions in living organism have remained nearly unchanged over very long period. तो इसका हमें अच्छा खासा ये एक एविडेंस मिलता है कि बहुत लंबे टाइम से जो हमारी जो हमारे जेनेटिक्स हैं, जो हमारे जेनेटिक एविडेंस हैं, वो अनचेंज रहे हैं. मैनी बैक्टीरिया हैव नियरली the same size and shape and internal structure and contain the same kind of precursor molecule and enzymes as bacteria that lived nearly 4 billion years ago. तो अभी भी सेम बैक्टीरिया जो हैं उनका कोई भी शेप में, साइज़ में, इंटरनल जो एंजाइम्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स में चेंज नहीं हुआ है. इतने 4 मिलियन तक भी सर्वाइव कर चुके हैं वो, उससे भी ज़्यादा टाइम. सो among the seminal discoveries in biology in the 20th century were the chemical nature and the three-dimensional structure of genetic molecules, DNA. अब अभी तक हमारी बहुत सारी डिस्कवरीज़ हो गई हैं. अभी तो हमारी 3 डायमेंशनल जो है जेनेटिक मटेरियल DNA उसका भी हमें पता चल गया है. द सीक्वेंस ऑफ द मोनोमरिक सब यूनिट्स, द न्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रिक्टली DNA एज डिस्कस बिलो इन दिस लीनियर पॉलीमर इनकोड्स द इंस्ट्रक्शंस. तो हमारी जो मोनोमरिक सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की, स्पेशली जब हम DNA की बात कर रहे हैं, जो कि लीनियर पॉलीमर्स में इनकोडेड है, उसमें हमारे जो हमारे ये इंस्ट्रक्शंस हैं सेल के बनने की, सेल की फॉर्मेशन की, वो सारी की सारी हैं. एंड जो DNA है वो अपने जैसे आइडेंटिकल जो DNA मॉलिक्यूल्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, उनको फॉर्म करता है और उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी प्रोजेनीज़ में, यानी कि सेल डिवीजन के टाइम में. द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसी रिक्वायर्ड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. तो अगर हम किसी स्पीसी की बात कर रहे हैं, उसके हम प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं, उसके हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी एक मतलब स्टेबिलिटी उसने मेंटेन की हुई होनी चाहिए और उसने अपने आप को एक अच्छे एक्यूरेट वे में एक्सप्रेस करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ जीन प्रोडक्ट्स. कि अगर कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस हो रही है, कोई जीन एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो सही तरीके से एक्सप्रेस होना चाहिए. एंड रिप्रोड्यूस विद अ मिनिमम ऑफ एरर, और उसमें ज़्यादा एरर ना हो, बहुत मिनिमम एरर हो और उसी स्टेबिलिटी के साथ वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो. Effective storage, expression and reproduction of the genetic message defines individual species. अब किसी भी जो स्पीसी है उसके जो जेनेटिक्स हैं, उसके जो जीन्स हैं, वो अगर अच्छे से स्टोर हो रहे हैं, इफ़ेक्टिवली स्टोर हो रहे हैं और अच्छे से एक्सप्रेस हो रहे हैं और रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ही हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाँ दिस इज़ मतलब समथिंग लाइक कि डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम वन अनदर. तो इसी तरीके से एक स्पीसी जो होती है वो अपनी एक प्रॉपर आइडेंटिटी, अपनी प्रॉपर इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखती है.
अश्योर देयर कंटिन्यूटी ओवर सक्सेसिव जनरेशन्स, एंड इसके अलावा वो ये अश्योर करती है कि वो कंटिन्यूसली ओवर जनरेशन टू जनरेशन अपनी स्पीसी को मेंटेन कर पा रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज जेनेटिक कंटिन्यूटी इज वास्टेड इन सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल. कंटिन्यूटी है वो एक प्रॉपर एक कंफर्मेशन है कि हाँ भाई मतलब सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल में भी वो हो जाती है. अब हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे. डीएनए इज़ लॉन्ग थिन ऑर्गेनिक पॉलीमर. जो डीएनए होता है वो एक लॉन्ग होता है, थिन होता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है. दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द एटॉमिक स्केल. बहुत एटॉमिक स्केल में इसकी कंस्ट्रक्शन होती है. इन वन डायमेंशन, the human scale in another. A human man sperm or egg carrying the accumulated heredity information of billion of years of evolution. तो जो एक ह्यूमन के जो जेनेटिक सेल्स होती हैं, जो जेनाइटल सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो होती हैं एग और स्पर्म, और वो कैरी करती हैं इन हेरिडिटी की इंफॉर्मेशंस को बिलियन ऑफ ईयर्स के लिए ऑफ एवोल्यूशन में. ट्रांसमिट दिस इनहेरिटेंस इन फॉर्म ऑफ डीएनए, और इसको वो डीएनए के फॉर्म में ट्रांसमिट करती हैं, इन विच द लीनियर सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंटली lying nucleotide subunits includes the genetic मैसेजेस. और इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक लीनियर और कोवलेंट, यानी कि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रॉपरली कोवलेंट बॉन्ड में बंधे हुए हैं. बिकॉज वी वोंट हैव टू वी हैव टू कंजर्व देम. हमें उनको स्ट्रॉन्गली कंजर्व करके रखना है और आगे की जनरेशन्स में पास करना है. तो यहाँ पे उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड. यूजुअली व्हेन वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल स्पीसीज वी डिस्क्राइब द एवरेज बिहेवियर ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स. जब हमें किसी केमिकल स्पीसीज की एटॉमिक उसका बिहेवियर बताना होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी होती हैं, तो हम एक एवरेज बिहेवियर लेते हैं उस पूरी स्पीसी का. मतलब लार्ज नंबर में हम उन लोगों को लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव टू स्टडी कि अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस लार्ज स्केल में उन सब के बिहेवियर्स को लेंगे और उनका एक एवरेज बिहेवियर हम निकालेंगे कि दैट देयर प्रैक्टिस ऑफ how to deal with warm climate or something like that. While it is difficult to predict the behavior of any single molecule in a collection of say a picomole of a compound, the average behavior of the molecule is predicted because so many molecules enter into the average. इसी तरीके से जब हमें एक सिंगल मॉलिक्यूल का उसका हमें बिहेवियर हमें अगर निकालना है, प्रिडिक्ट करना है, तो हम बहुत सारे एवरेज उसका मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एवरेज निकालते हैं. सेलुलर डीएनए इज़ अ रिमार्केबल एक्सेप्शन. और जो सेलुलर डीएनए होता है वो एक रिमार्केबल एक्सेप्शन होता है इन केसेस में, क्योंकि वो अपने आप को अलग एक्सप्रेस करता है. द डीएनए दैट इज़ एंटायर जेनेटिक मटीरियल ऑफ ई कोलाई इज सिंगल मॉलिक्यूल. तो जो जेनेटिक मटेरियल है ई कोलाई का वो एक सिंगल मॉलिक्यूल में आ गया, जिसमें 4.64 मिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं. दैट सिंगल मॉलिक्यूल मस्ट बी रेप्लिकेटेड परफेक्टली इन एवरी डिटेल इन अ ई कोलाई सेल. और इतना जो ये 4.64 मिलियन न्यूक्लियोटाइड का जो पेयर है ये प्रॉपरली रेप्लिकेट होना चाहिए, तभी वो एक अपने जैसे एक आइडेंटिकल जो प्रोजेनी है उसको सेल डिवीजन से क्या करेगा, फॉर्म करेगा. देयर इज़ नो रूम फॉर एवरेजिंग इन दिस प्रोसेस. तो यहाँ पे प्रॉपर एक्यूरेसी चाहिए होती है, यहाँ पे कोई एवरेज निकाल के हम नहीं कर सकते. द सेम इज़ ट्रू फॉर ऑल सेल. जितने भी सेल्स हैं उसमें भी ये सब कुछ ट्रू है कि अगर एक सेल है वो डिवाइड हो रही है तो उसको इट हैव टू बी आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट. A human sperm brings to the egg that is fertilized just one molecule of DNA in each of its 23 different chromosomes to combine with just one DNA molecule in each corresponding chromosome in the egg. तो जो ह्यूमन का
स्पर्म होता है वो एक सिंगल डीएनए का मॉलिक्यूल कैरी करता है जिसमें 23 डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड देन इट गेट कंबाइंस विद द एग. दैट रिजल्ट ऑफ दिस यूनियन इज़ वेरी हाईली प्रिडिक्टेबल. दैट उसका जो एम्ब्रोयो होगा उसमें 3500 जीन्स होंगे जो कि 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड पेयर से क्या होंगे, इंटैक्ट होंगे. एन अमेजिंग केमिकल फीस्ट. The structure of DNA allows for its replication and repair with near परफेक्ट फिडिलिटी. तो जो एक जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी ये भी एक खासियत होती है कि वो रेप्लिकेट कर सकता है और खुद को रिपेयर कर सकता है. तो जो डीएनए है दैट ऑल्सो उसका स्ट्रक्चर इटसेल्फ अलाउज इट टू रेप्लिकेट एंड टू रिपेयर. सो द कैपेसिटी ऑफ लिविंग सेल टू प्रिजर्व देयर जेनेटिक मटेरियल एंड टू डुप्लीकेट इट टू द नेक्स्ट जनरेशन. कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसकी ये प्रॉपर्टी कि वो अपने आप को प्रिजर्व करके रख रहा है और दूसरी जनरेशन में डुप्लीकेट करके दे रहा है. सो इट रिजल्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल कॉम्प्लीमेंटारिटी बिटवीन द 2 halves ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स. तो ये टोटली डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे उन 2 मॉलिक्यूल्स का, डीएनए मॉलिक्यूल्स का. द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए इज़ अ लीनियर पॉलीमर ऑफ 4 डिफरेंट मोनोमरिक सब यूनिट. तो जो बेसिक यूनिट होती है डीएनए की वो लीनियर पॉलीमर होता है, यानी कि उसमें 4 डिफरेंट मोनोमरिक सब यूनिट्स होती हैं. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स अरेंज इन अ प्रिसाइज लीनियर सीक्वेंस. It is this linear sequence that encodes the genetic information. तो ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए होता है, इसमें लीनियर जो सीक्वेंस होता है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड होती है. 2 of these polymeric strands are twisted about each other to form the DNA double helix. ये जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होते हैं और ये एक मतलब डीएनए डबल हेलिक्स की फॉर्मेशन करते हैं, इन विच ईच डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इन वन स्ट्रैंड pairs specifically with a complementary deoxyribo in the opposite strand. जो पहला स्ट्रैंड होता है वो कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट करता है दूसरे स्ट्रैंड को. बिफोर अ सेल डिवाइड्स द 2 डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट. ये जब डिवीजन के टाइम में ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ये सेपरेट होते हैं इस तरीके से, और ये यहाँ पे सिंथेसाइज करते हैं अपने अपने अलग अलग डीएनएस को. और जो 2 होते हैं वो जो 2 जनरेट होते हैं they are identical to the double helix molecule, one for each dotted cell. In one strand, if one strand is damaged, continuity of information is assured by the information present in the other strand, which acts as a template for repair of the damaged. If this is damaged, then this molecule will generate this because it is complementary to it. So that's how it is formed. Now moving towards the next topic, which is the linear sequence in DNA encodes proteins with 3-dimensional structure. जो लीनियर सीक्वेंस है डीएनए का वो 3-dimensional स्ट्रक्चर को इनकोड करता है प्रोटीन में. द इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज इनकोडेड इन इट्स लीनियर 1-dimensional सीक्वेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड सब यूनिट, बट द एक्सप्रेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन. तो ये जो एक्सप्रेशन है सब यूनिट्स की डीएनए की वो रिजल्ट करती है उसके शेप का डिटर्मिनेशन करने में, उसके अम्यूनो एसिड के सीक्वेंस से, उसके स्टेबलाइजेशन से, स्टेबलाइज्ड प्राइमरली बाय अ नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन. Although the final shape of folded protein is dictated by its amino acid sequence,
सो वी हैव टू माइंड इट दैट जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस, जो अम्यूनो एसिड्स के सीक्वेंस होते हैं, दे आर कोवेलेंटली बॉन्ड, बट वाइल टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स आर नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस. सो जो उनकी फोल्डिंग होती है, द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग इज एडेड बाय मॉलिक्यूलर chaperones which catalyze the process by discouraging incorrect folding. तो कुछ मॉलिक्यूलर शेपेरॉन्स होते हैं जो यहाँ पे वर्क करते हैं और इस प्रोसेस को जो है उसको ठीक बनाते हैं कि उसमें कोई भी इनकरेक्ट फोल्डिंग ना हो. द प्रिसाइज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ नेटिव कंफर्मेशन ऑफ द प्रोटीन इन क्रूशियल टू इट्स फंक्शन. तो जो उसका नेटिव कन्फर्मेशन है वो प्रोटीन का मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके फंक्शन के लिए. वंस इट in its native conformation, a protein may as associated non-covalently with other proteins. जो उसकी नेटिव कन्फर्मेशन है वहाँ पे प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ नॉन कोवेलेंटली बॉन्ड होता है और विद न्यूक्लिक एसिड और लिपिड टू फॉर्म सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स, या फिर दूसरे न्यूक्लिक एसिड या फिर लिपिड्स के साथ सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, जैसे कि क्रोमोसोम्स, राइबोसोम, मेम्ब्रेन्स, ये सब बनाने के लिए. द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस हैव स्पेसिफिक हाई एफिनिटी binding sites for each other within cell. They spontaneously form functional complexes. तो ये जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो सकें, कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं और उनका जो फंक्शन है वो करते हैं. We will read this diagram, but after completing the paragraph, although protein sequence carry all necessary information for folding into their native conformations. जितने भी प्रोटीन सीक्वेंस होते हैं उनमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है, जितनी भी नेसेसरी होती है कि वो कैसे अपने नेटिव कन्फर्मेशंस में बन सकते हैं, उनकी प्रॉपर फोल्डिंग कर सकते हैं. दिस करेक्ट फोल्डिंग सीक्वेंस द राइट इन्वायरमेंट. और ये जो फोल्डिंग है मॉलिक्यूल मतलब प्रोटीन की, उसको एक प्रॉपर राइट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, एक प्रॉपर पीएच चाहिए होता है, आयनिक स्ट्रेंथ चाहिए होती है और एक प्रॉपर मेटेलिक कंसंट्रेशन भी चाहिए होती है. जैसे राइबोसोम्स के मिलने के लिए उनको 0.02% मतलब जो कंसंट्रेशन होती है वो mn की चाहिए होती है. इसी तरीके से जो सेल्फ असेंबली है उनके मॉलिक्यूल्स की, वो उसको रिक्वायर होती है बोथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द डीएनए सीक्वेंस एंड इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट और डीएनए सीक्वेंस दोनों की एक जो मतलब जो दोनों की मिल के जो एक फॉर्मेशन होती है, दैट्स व्हाट फॉर्म अ प्रोटीन. एंड इन दिस सेंस द डीएनए सीक्वेंस अलोन इज़ नॉट इनफ टू डिक्टेट द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल. तो इसी तरीके से सिर्फ एक डीएनए सीक्वेंस से हम किसी भी प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं. हम एक सेल को नहीं बता सकते कि कैसे उसे एक प्रोटीन बनाना है. उसके लिए हमको एक परफेक्ट इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है. एज रुडोल्फ विर्चॉ, द 19th century Persian pathologist and researcher, concluded omnis cellula a cellula. तो इफ़ यू रिमेंबर, ये 11th क्लास की जो बुक है आपके एनसीईआरटी की, उसमें सेल चैप्टर जो है उसकी सेकंड पैराग्राफ में ये लाइन लिखी हुई है कि जो रुडोल्फ विर्चो हैं, ही गेव्ड ओमनिस सेलुला ए सेलुला, यानी कि कोई भी सेल जो होती है वो दूसरी सेल से ही जनरेट होती है, यानी खुद से कोई अपने आप से प्रकट नहीं हो गया कुछ. जितनी भी सेल्स फॉर्म हुई हैं वो अपनी पेरेंट सेल से फॉर्म हुई है. तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, फ्लाइज वगैरह ऐसा कुछ. सो दैट्स हाउ इट इज़ कंक्लूडेड. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फोटोग्राफ्स विच आर गिवन. तो सबसे पहले ये कुछ फ़ोटोग्राफ दिए. ये 2 एंशिएंट स्क्रिप्टर्स हैं. इसमें एक प्रिज्म दिया हुआ है जो कि 700 BC का है, ये वाली फिगर में, और ये बताता है इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं, इसका वेट 50 kg है और ये 2700 ईयर्स पुराना है, यानी कि इंसान ने ये बनाया है और इंसान इतना पुराना है, यहाँ से प्रूफ होता है. दूसरा वाला है एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, जो ई कोलाई का एक डीएनए मॉलिक्यूल है, out of disrupted cell in 100 of times longer cell itself and contain all the information, और ये E. coli का है. And the yellow spots are darken are electron microscope are artifacts of its preparation.
तो ये हैं, ये इस तरीके से जो येलो डॉट हैं, तो ये हैं, हमें यही बता रहा है कि बहुत पुराने टाइम से इंडिविजुअल है। अब ये वाला जो डायग्राम है, इसमें हमें ये दिखा रहा है कि किस तरीके से ये पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, ये इसका यहाँ पे से स्प्लिटिंग हुई और फिर कैसे इसने नया अपना कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज कर लिया। और ये डीएनए मॉलिक्यूल है जीन ए, जीन बी, ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है आरएनए मॉलिक्यूल का, और देन दे आर ट्रांसलेटिंग टू द इंडिविजुअल नेटिव प्रोटीन। सो जो डीएनए और आरएनए होते हैं टू प्रोटीन, जो उनका लीनियर सीक्वेंस होता है डीएनए का, वो इंडिविजुअल यूनिट ऑफ जीन जो होती हैं उससे ट्रांसक्राइब करती हैं आरएनए को विथ कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाने के बाद वो अपने इंडिविजुअल प्रोटीन्स में टूटती है। तो ये जो जीन है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसका आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये हमारा जेनेटिक फाउंडेशन हो गया। जेनेटिक फाउंडेशन की अब हम समरी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा टाइम इसने लिया नहीं, बट जो इवोल्यूशनरी फाउंडेशंस हैं, ये बहुत लंबा एक टॉपिक होने वाला है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द जेनेटिक फाउंडेशन। So genetic information is encoded in the linear sequence of 4-deoxyribonucleotide in DNA। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो लीनियर सीक्वेंस में डीएनए में जो होती है वो इनकोडेड होती है। जो डबल हेलिक्स होता है डीएनए का, वो अपने इंटरनल टेम्पलेट्स को कंटेन करता है, और वो क्या करता है, उसी का रेप्लिकेशन करता है, एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ रिपेयरिंग एज वेल। The linear sequence of amino acid and a protein which encodes in DNA of a gene for protein। तो जो अम्यूनो एसिड होता है वही प्रोटीन के लिए कोड करता है, और जितने भी प्रोटीन होते हैं उनको यूनिक एक डायमेंशन को अटेन करने में हेल्प करता है। इंडिविजुअल मैक्रोमोलिक्यूल विथ स्पेसिफिक अफिनिटी फॉर अदर मैक्रोमोलिक्यूल सेल्फ असेंबली इनटू सुप्रा मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से ये है। अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम भी दिया हुआ है, एंड आई थिंक ये इसी में दिया हुआ है, रोल ऑफ म्यूटेशन इन इवोल्यूशन। सो ये नेक्स्ट टॉपिक है। सो यहाँ पे हमारा जो है जेनेटिक फाउंडेशंस कंप्लीट हो गया है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द इवोल्यूशनरी फाउंडेशंस। Thank you.